हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 29 जुलाई 2021 के। तो यहाँ पे आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपने देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने जो है वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। और डाउनलोड करने के बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें। जैसे ही लॉगिन करेंगे, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत कम है, लेकिन हम 90 से 95% तक वो करंट अफेयर कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपको काम आएगा, और हर एग्जाम में आपको ये मिलेगा। लेकिन हम ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे? हम आपको देंगे डेली सेक्शन। डेली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर होगा, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, वीकली में भी 3 सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। और दोस्तों, ये वीकली बेसिस पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली सेक्शन में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, और बेस्ट 100 करंट अफेयर्स, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। और एक मिलेगी पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन में 3 लाइन में आप करंट अफेयर्स को क्या कर सकते हो? कवर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आगे आपकी परफॉर्मेंस को और बढ़ाने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। एक ही टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगी वो आपको एक ही पीडीएफ में जो है वो मिल जाएगी, तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ का यूज कर सकते हो। बैंकिंग एस्पिरेंट जो है उनके लिए 3 तरह के सेक्शंस हैं, एक डिटेल और एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होगा बैंकिंग एंड इकोनॉमी का। एक होगा क्विज जो आपकी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर महीने जो है वो एप्लीकेशन पे ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको पास्ट करंट अफेयर कवर करने के लिए जितना भी 2021 का है वो आप एक ही पीडीएफ से कर सकते हो, एग्जाम पीडीएफ से। डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कवर करने के लिए आप इस सेक्शन का यूज कर सकते हो, और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर यहां से पूछ सकता है। अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टेट करंट अफेयर्स ले सकते हैं, और स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी को हम लोग कवर भी कर रहे हैं। तो गाइस, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड को। उसके बाद अपने ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, और 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, आप चेक कर सकते हैं, आप खुद हैरान हो जाएंगे। उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप इस कोड का यूज करते हैं। और गाइस, आपकी कोई क्वेरी है इस ईमेल आईडी पे और इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 29 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों, इन 3 चीजों से आप हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे, आप हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करोगे। और गाइस, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक। और स्टार्ट करते हैं फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? What is the rank of India in agricultural produce exporters in 2019, जो कि एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स हैं अलग अलग कंट्री के, टॉप 10 कंट्रीज का उन्होंने रैंक निकाला है, उसमें से इंडिया का रैंक भी है। तो इंडिया का रैंक कौन सा है? पहले नंबर पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता था। अगर आप किसी कंट्री वाइज देखोगे तो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कोई कंट्री नहीं है, यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इंडिया की, तो याद रखना है दोस्तों, इंडिया का रैंक कौन सा है? 9th रैंक है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया एंटर्स WTO टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स इन 2019। और आपको हैरानी होगी कि इंडिया जो है वो टॉप 10 में तो आ चुका है। बहुत सी कमोडिटीज जो है उनमें इंडिया आगे है एक्सपोर्ट करने में, जैसे कि राइस है, कॉटन है, सोयाबीन है, मीट है। और इंडिया ने न्यूजीलैंड को रिप्लेस किया है। ये आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री को रिप्लेस किया है। और इंडिया का शेयर जो है वो दोस्तों वो भी इंप्रूव हुआ है, लेकिन जो सबसे पहले है यूरोपियन यूनियन, उसका शेयर 16.1% है टोटल एक्सपोर्ट में। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्लेस किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसका शेयर जो है वो 13.8% है। इंडिया का शेयर 3.1%। अगर याद रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि आपको एग्जैक्ट फिगर पूछ ले। लेकिन फिर भी अगर ओनली इंडिया का याद रखना है आप रख सकते हैं। और दोस्तों, WTO ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड की रिपोर्ट जो है 25 सालों से दे रहा है। मतलब सबसे पहले उन्होंने 1995 में ये रिपोर्ट दी थी, तो अभी 2019 की रिपोर्ट जो है उन्होंने पब्लिश की है। और जो हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक और डाटा बताया है कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन बन रही हैं, उसमें से 75% वैक्सीन सिर्फ 5 कंट्रीज बना रही हैं, और उन 5 कंट्रीज में इंडिया का भी नाम है। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपके पास? इंडिया तो है ही उसमें आपको जर्मनी मिलेगा, उसमें आपको चाइना मिलेगा,
फ्रांस दोस्तों उसके अंदर आपको मिल जाएगा, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 5 कंट्री 75% वर्ल्ड की कोविड 19 वैक्सीन प्रोडक्शन का हिस्सा है। तो बहुत ही प्राउड की बात है कि इंडिया भी जो है वो इसका पार्ट है। और दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखना है, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी आइकोन्जो या नगोजी अकोन्जो आइवेला। तो नाम याद रखना है, नगोजी अकोन्जो आइवेला। तो नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, याद रखेंगे। और हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? जिनेवा के अंदर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हमने अभी तक कवर किए हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स राइटिंग ऑफ लोन्स इन फाइनेंशियल ईयर 21? तो फाइनेंशियल ईयर जो 21 था, मतलब 20 और 21 का जो हम पार्ट कहेंगे, उसमें सबसे ज्यादा बैड लोन्स को खत्म करने के लिए अपनी बैलेंस शीट में कौन सा बैंक ने टॉप किया? राइटिंग ऑफ का मतलब जो उनके एनपीएस थे उसको अपनी बैलेंस शीट में से उन्होंने खत्म किया है। और सबसे ज्यादा बैलेंस शीट के अंदर एनपीएस को खत्म करने वाला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर आपके पास क्या होगा? ए होगा। दूसरा स्थान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है दोस्तों। इसमें तीसरा स्थान किसका है? पंजाब नेशनल बैंक का। तो आप यहां पे देख सकते हो एसबीआई ने टॉप किया इस लिस्ट में, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की है, जिसमें बैड लोन्स को जो है वो खत्म किया गया है अपनी बैलेंस शीट के अंदर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दूसरे स्थान पे है। तो लोन राइट ऑफ का मतलब यही है कि बैंक्स जो हैं वो अपने बैड लोन्स को या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खत्म करते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो ये एक ऐसा आरबीआई का गाइडलाइंस के थ्रू इन्होंने बताया हुआ है कि जो बैंक हैं वो खुद ये कर सकते हैं कि एनपीएस जो हैं जिनके 4 साल हो चुके हैं, 4 साल पूरे होने के बाद वो अपनी बैलेंस शीट में से उसको निकाल सकते हैं, उसको निकाला जा सकता है। और फाइनेंशियल ईयर 21 में एनपीए जो है वो आगे से कम हुए हैं, आपको कोई एग्जैक्ट डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। और राइट ऑफ करने के बाद जो है वो बोरोअर्स को कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब राइट ऑफ जरूर कर दिया, ऐसा नहीं कि उसको लोन नहीं देना पड़ेगा, उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, उसको कोई वेवर नहीं दिया गया है, उसको मतलब कोई छूट नहीं दी गई है। तो इसमें जो बोरोअर है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस बैंक्स अपनी बैलेंस शीट में जो है उसको शो नहीं करेंगे, उसको क्लीन कर देते हैं ये, और इससे उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और साथ ही साथ कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो आपको इतना ज्यादा डिटेल या टेक्निकल वर्ड्स में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है कि एसबीआई जो है वो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में से एनपीए को जो है वो निकाल दिया है। तो सबसे ज्यादा इन्होंने निकाला है। और एसबीआई के बारे में याद रखोगे, 1955 में एसबीआई एक्ट के थ्रू 1 जुलाई को इसको बनाया गया था। दिनेश कुमार खरा जी जो है वो इसके हेड हैं। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी बैंक, द बैंकर टू एवरी बैंक। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। Who was named as the differently abled sportsman of the year by Indian Sports Honor for 2019? 2019 की इसलिए बात करें क्योंकि कोविड 19 के कारण ये दिया नहीं गया था, तो मतलब 2019 का अवार्ड रह गया था। डिफरेंटली एबल्ड मतलब उनको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, और वो स्पोर्ट्समैन को हम क्या कहते हैं? जो फिजिकली प्रॉब्लम के बाद भी खेलते हैं उनको कहते हैं पैरा प्लेयर्स। पैरा स्पोर्ट्स हम उसको कह देते हैं, जो गेम्स को खेलते हैं। तो आपने उस प्लेयर का नाम बताना है जिनको ये स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के अंदर। और ये पर्सन दोस्तों हमारे पास है प्रमोद भगत। याद रखना है, बहुत ही फेमस नाम है प्रमोद भगत। और किस गेम के प्लेयर हैं ये भी आपने याद रखना है। देख सकते हो आप बैडमिंटन उठाए हुए हैं, तो बैडमिंटन के पैरा प्लेयर हैं। आप देख सकते हो प्रमोद भगत नेम डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019। और ये पैरा ओलंपिक शटलर हैं, बहुत ही फेमस। और इस बार की ओलंपिक्स खेलने गए हुए हैं दोस्तों। जो 16th समर ओलंपिक्स अभी चल रही हैं, पैरा ओलंपिक्स चल रही हैं 16th, तो उसमें वो खेलने गए हुए हैं। अभी वो स्टार्ट होंगी 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच में 2021 में, तो वहां पे उसको खेलेंगे भी। और ये एक एनुअल अवार्ड है जो 2017 में ही स्टार्ट किया गया था, 2 ऑर्गेनाइजेशंस की द्वारा से, आरपीएसजी ग्रुप और विराट कोहली फाउंडेशन की तरफ से स्टार्ट किया गया था, ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। और ये बहुत ही फेमस पैरा बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। कौन सी स्टेट से आते हैं? ओडिशा से आते हैं दोस्तों, ये याद रखना है। प्रमोद जो है वो कहां से आते हैं? ओडिशा से। और ये वर्ल्ड का नंबर 1 इनको आंका गया है पैरा बैडमिंटन मेन सिंगल्स के अंदर, ये भी आपने याद रखना है। और इवन इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, 2019 में ही इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। इवन ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से इनको बिजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिल चुका है, क्योंकि ओडिशा से बिलोंग करते हैं। ये भी आप याद रख सकते हो। 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने रिसेंटली दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 के अंदर। तो बहुत खूबियां हैं इनकी, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वो क्या है? डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? प्रमोद भगत को मिला है। कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं? बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? ओडिशा से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे।
Who took charge as the 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? तो अभी अभी आपको पता है कि येदियुरप्पा जी ने रिजाइन कर दिया, तो येदियुरप्पा तो नहीं आएगा, फॉर्मर गवर्नर आप कह सकते हो, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आप कह सकते हो। थावरचंद गहलोत जी गवर्नर हैं दोस्तों, स्टेट के न्यू गवर्नर आप कह सकते हो, तो ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। और सिद्धरमैया जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर रह चुके हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक ही आंसर बचा आपके पास, डी बचा है। आंसर क्या है इसका? बसवराज एस बोमई। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो लिंगायत कम्युनिटी से बसवराज बोमाई जी अपॉइंट किया गया इनको कर्नाटका का 23rd चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल याद रखेंगे। और ये 3 बार एमएलए रह चुके हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? शिग्गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो याद रखना है, कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। और 2008 से इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमएलए हैं इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और ये जब येदियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर थे तब उस टाइम पे होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और भी इनके पास काफी पोर्टफोलियोज रह चुके हैं, लेकिन आप याद रख सकते हो होम मिनिस्टर रह चुके हैं। और दोस्तों ये जो कर्नाटका की एमएलसी है, मतलब आप कह सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें एमएलसी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुके हैं 1998 से लेके 2008 तक। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल याद कर लें, आर्टिकल 164 आजकल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने उत्तराखंड के अंदर देखा, आपने असम के अंदर देखा, अब कर्नाटका के अंदर आपने देखा। तो इन तीनों चीजों के अंदर आपको आर्टिकल जरूरत पड़ेगी 164, क्योंकि इसमें चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है, और करता कौन है? उसको गवर्नर करते हैं। और गवर्नर कौन है दोस्तों? थावरचंद गहलोत जी। ये क्वेश्चन आपको एसबीआई में जरूर मिलेगा कि कर्नाटका के गवर्नर किसको लगाया गया है। और कर्नाटका में आपको बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स मिल जाएंगे। कौन कौन से नेशनल पार्क मिलेंगे? यहाँ पे आपको मिलेगा बांदीपुर नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा बनेरघट्टा नेशनल पार्क, यहीं पे मिलेगा काली टाइगर रिजर्व, दांदेली टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहीं पे आपको मिलेगा दोस्तों कुद्रेमुख, कुद्रेमुख बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे। एक नगर होल भी आप नोट कर सकते हो, ये भी आपको यहीं पे मिलेगा। ये सारे के सारे कर्नाटका के हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन है, हु हैज वन द यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट कंपटीशन बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फूड फॉर ऑल फ्रॉम इंडिया? तो ये तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये कंपटीशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और इसका मेन था कि ये फूड से रिलेटेड है, जो सबसे अच्छा फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए था, लेकिन वो बिजनेस कैटेगरी स्मॉल के अंदर आना चाहिए, और इसका थीम था गुड फूड फॉर ऑल। और इसके अंदर 3 इंडिया की स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं वो चुनी गई हैं। और दोस्तों 3 चुनी गई हैं, इसका मतलब एडिबल रूट्स प्राइवेट लिमिटेड भी होगा, ऊर्जा डेवलपमेंट सोल्यूशन भी होगा, और तारू नेचुरल्स भी होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दीज होगा, डी दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा। तो आप तीनों के लोगो देख सकते हो, ये तीनों इंडिया बेस्ड एंटरप्राइजेस हैं जिनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से बेस्ट स्मॉल बिजनेस विनर्स जो है वो चुना गया है गुड फूड फॉर ऑल के लिए। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है वो चीजों को देखा है, हेल्दियर आप कह सकते हो फूड प्रोवाइड किया है, इक्विटेबल फूड प्रोवाइड किया कम्युनिटी के लिए, सस्टेनेबल फूड प्रोवाइड किया है। और 3 इंडियन एसएमईज चुनी गई हैं, 50 एमएसएमईज पूरे वर्ल्ड में से चुनी गई, उसमें से 3 इंडिया की हैं। बेस्ट स्मॉल बिजनेस इनको चुना गया है गुड फूड फॉर ऑल कंपटीशन के लिए। और 50 विनर दोस्तों 42 कंट्रीज में से चुने गए, अलग अलग रीजन में से, जैसे एशिया में से, एशिया पैसिफिक में से 10 चुने गए, ऐसे अलग अलग रीजन में से चुने गए हैं। और हर विनर को 1 लाख यूएसडी प्राइस जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। ये आपने याद रखना है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इंपॉर्टेंट है। और विनर को मैं पहले बता चुका हूं, हेल्दियर उन्होंने फूड प्रोवाइड किया, सस्टेनेबल इक्विटेबल फूड प्रोवाइड किया है, उनका फ्यूचर के लिए उनकी कंपनी का विजन क्या था उसके बारे में उसको देख के चुना गया है, और किस तरह से वो आज और अगले फ्यूचर के जो इंपैक्ट्स होंगे उसको देख के जो है वो उन्होंने उनको विनर्स को चुना है। तो सिर्फ याद क्या रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इन 3 कंपनीज के नाम, एडिबल, ऊर्जा एंड तारू, सिर्फ इतना याद कर लें। और दोस्तों रिसेंटली रिलेटेड न्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है फेमिलियल फॉरेस्ट्री, याद रखना है फेमिलियल फॉरेस्ट्री एक एनवायरमेंट कंजर्वेशन कंसेप्ट था, जो कि राजस्थान के अंदर एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है श्याम सुंदर ज्ञानी, उनको ये अवार्ड दिया गया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड फॉर 2021, याद रखना इंपॉर्टेंट है। श्याम सुंदर ज्ञानी या फेमिलियल फॉरेस्ट्री किसी भी तरह से याद कर लें, इन्होंने वहां पे पेड़ लगाने का काम किया है और वहां पे डेजर्टिफिकेशन को जो है वो खत्म करने की कोशिश की है। कौन से एरिया के अंदर? राजस्थान के अंदर।
अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सर्विस, उस सर्विस का नाम क्या है जो कि स्विफ्ट की तरफ से लॉन्च की गई है, ताकि जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो लो वैल्यू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कर सकें। मतलब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप आराम से पेमेंट कर सकते हो इस सर्विस के थ्रू, क्योंकि ये स्विफ्ट ने लॉन्च किया है। स्विफ्ट का मतलब दोस्तों क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक, याद रखना है, इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और इस सर्विस का नाम है स्विफ्ट गो। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ये लॉन्च किया गया स्विफ्ट गो सर्विस लो वैल्यू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। तो आप यहां पे देख सकते हो स्विफ्ट का मतलब क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें आप मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हो, आप फाइनेंशियल मतलब पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, लो वैल्यू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी वर्ल्ड के पूरे पार्ट के अंदर, और अपने बैंक के अकाउंट के थ्रू ही आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि पहले कहीं पे पैसा और ट्रांसफर करना है, वहां से आगे ट्रांसफर होगा। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी, और आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ही फास्ट तरीके से, इजी तरीके से, सिक्योर तरीके से जो है पैसे को दूसरी कंट्री में भेज सकते हैं, आराम से पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब लो वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो इजीली की जा सकती हैं। खास करके फायदा किसको होगा, मैं पहले बता चुका हूं, जो आयात और निर्यात करते हैं, मतलब एक्सपोर्टर इंपोर्ट करते हैं। और दोस्तों रिसेंट लेटेड न्यूज में भी आपने याद रखना है कि स्विफ्ट और आईसीआईसी बैंक का भी एक टाई अप था, जिन्होंने मिलके जो है वो पूरे वर्ल्ड की सेकंड लेवल पे और एशिया पैसिफिक में पहले लेवल पे जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड पेमेंट्स जो है वो की जा सकती हैं, और वो है स्विफ्ट जीपीआई। स्विफ्ट का तो आपको मतलब पता है, जीपीआई का मतलब ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन, जिसमें आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो क्रॉस बॉर्डर। लेकिन ये स्विफ्ट और आईसीआईसी बैंक का टाई अप था, और ऐसा पहला बैंक था ये एशिया पैसिफिक के अंदर, और दूसरा पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। और स्विफ्ट का हेडक्वार्टर अगर आप याद रखना चाहते हो, खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट याद रख सकते हो, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बेल्जियम के अंदर। एक जगह है बेल्जियम के अंदर, ला हुल्प, याद रखोगे, ला हुल्प। तो वहां पे जो है वो बेसिकली ये एग्जैक्टली प्लेस्ड है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which state has launched the campaign निर्यातक बनो to help local traders to expand their business to foreign countries? तो आपको पता है दोस्तों, एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। तो आपको पता होगा निर्यात मतलब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, और आयात मतलब इंपोर्ट करते हैं। तो हिंदी के वर्ड हो गए, आपको तो पता होगा। तो निर्यात बनो मतलब क्या है कि जो ये स्टेट है ये चाहती है कि उसकी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उसके लोकल छोटे छोटे बिजनेसमैन है, वो क्या बने, एक्सपोर्ट करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजों को। तो इसमें स्टेट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, इसमें साथ ही साथ बिजनेस भी बढ़ेगा। और ये स्टेट कौन सी है दोस्तों, राजस्थान है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो आप देख सकते हो राजस्थान ने लॉन्च किया है निर्यातक बनो, मतलब निर्यात करो, ज्यादा से ज्यादा निर्यात करो, और मिशन ये लोकल ट्रेडर्स जो बिजनेसमैन है वो अपने सामान को अब्रॉड भेजें। इससे क्या होगा, वो अपना बिजनेस भी एक्सपैंड कर पाएंगे फॉरेन कंट्रीज के अंदर, साथ ही साथ स्टेट का टोटल एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो क्या होंगी, स्टेट में इंक्रीज होंगी। और इसमें 6 स्टेप का फॉर्मूला रखा गया, जिसमें रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उसके बाद जो है वो लोकल ट्रेडर्स को असिस्ट किया जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म का आप यूज कर सकते हो, फॉरेन कंट्रीज के टाई अप बताए जाएंगे। तो इन प्रोसेस के थ्रू वो फॉरेन कंट्रीज के साथ टाई अप करेंगे, और इससे क्या होगा कि जो उनका लोकल ट्रेड है वो भी क्या होगा, इंप्रूव होगा। खास करके जो राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट बनता है, या जो इंडस्ट्रीज जो है वो क्वालिटी बहुत ही अच्छा रखती हैं और डिमांड उनकी ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, वो अपने सामान को आसानी से बाहर बेच सकती हैं। तो याद रखना है दोस्तों, एक्सपोर्ट करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम करो, ये प्लेटफॉर्म जो है वो राजस्थान ने स्टार्ट किया है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत जी हैं, और गवर्नर कौन है यहाँ पे, कलराज मिश्रा जी। यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहीं पे आपको मिलेगा रणथंबोर नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा कलादेव गना, दोस्तों याद रखना है कलादेव गना, और यहीं पे आपको मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट रामगढ़ टाइगर रिजर्व, याद रखना है ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, 52nd नंबर का, जो राजस्थान में डिक्लेयर किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अर्जुन अवार्ड, दोस्तों इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मार्क कर सकते हो। अर्जुन अवार्ड जीते हुए नंदू नाटेकर जी का देहांत हो गया, और वो कौन सी गेम से एसोसिएटेड थे। लगभग हर न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को कवर किया है, याद रखना है ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी गेम से संबंध रखते हैं दोस्तों, बैडमिंटन से संबंध रखते हैं, डी जो है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इंडियन बैडमिंटन लेजेंड है नंदू नाटेकर जी, उनका देहांत हो गया है। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि वो ऐसे पहले इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने कोई इंटरनेशनल इवेंट जीता था।
इन्होंने एक टूर्नामेंट जीता था जिसका नाम था सेलांगोर इंटरनेशनल टाइटल, जो कि मलेशिया के अंदर हुआ था 1956 के अंदर। मतलब ये ऐसे पहले बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने कोई इंटरनेशनल टाइटल जीता था। और ये ऐसे वन ऑफ द पहले स्पोर्ट्समैन है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, क्योंकि अर्जुन अवार्ड 1961 में स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद से ये पहले ही हैं जिनको ये मिला था। और भी लोग थे इनके साथ, लेकिन ये उनमें से एक हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया था। और दोस्तों इन्होंने और भी कई अवार्ड्स जो हैं वो जीते हैं। और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये दोस्तों बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। याद रखना है कहां से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को बता दूं ये सांगली से बिलोंग करते हैं, एग्जैक्ट सांगली जगह, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने याद रखना। 100 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल टाइटल अपने करियर के अंदर जीत चुके हैं। 6 बार जो है वो नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। नाटेकर जी जो हैं इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1965 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जमाइका के अंदर। याद रख सकते हो, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। लेकिन मेन चीजें क्या हैं जो आपका क्वेश्चन कवर करेंगे? नंदू नाटेकर जी कौन सी गेम से संबंध रखते हैं? बैडमिंटन से। पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कोई इंटरनेशनल इवेंट जीता था बैडमिंटन के अंदर इंडिया से, और वो कौन सा था? 1956 में मलेशिया के अंदर एक टाइटल इनको मिला था। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। एग्जैक्ट जगह कौन सी है? सांगली। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। द फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है? इनक्रेड has signed a strategic partnership with which company to offer collateral free loans to e-commerce merchants। तो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ इनक्रेड ने टाई अप किया है ताकि वो कोलेटरल फ्री लोन जो है वो ई-कॉमर्स मर्चेंट्स को प्रोवाइड कर सके। कोविड के कारण पैसे की कमी है, आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, तो उसको पूरा किया जा सकता है। और ये टाई अप किसके साथ हुआ है दोस्तों? ये टाई अप हुआ है अमेजॉन के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं अमेजॉन इंडिया और इनक्रेड का ये टाई अप है, और इन दोनों ने हाथ मिलाए हैं आपस में और कहा है कि हम ई कॉमर्स रिटेलर्स को और भी ज्यादा आगे लेके जाएंगे। और कितना लोन प्रोवाइड करेंगे? अप टू 50 लाख रुपीस जो है वो हम लोन प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ वो मर्चेंट्स जो कि इनक्रेड सेलर पोर्टल के थ्रू लोन लेंगे उनको इतना लोन मिलेगा। मतलब इस पार्टनरशिप का मेन जो फोकस है वो यही है कि जो भी कोविड-19 के कारण लोग चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, खास करके जो मर्चेंट्स हैं, वो सप्लाई को कभी भी कम ना करें। इंक्रीज डिमांड हो रही है अभी, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है तो डिमांड बढ़ रही है, तो उसके कारण उसको कभी भी जो है वो ये सामना ना करना पड़े कि उनके पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है। अभी इसको डेमो बेसिस पे जो 10 स्टेट्स में लॉन्च किया गया, लाइक न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, इन स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि इसका मेन मकसद यही है कि जो ई कॉमर्स मर्चेंट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, उनको आसान किश्तों में, या आप कह सकते हो आसान क्रेडिट जो है वो मिल सके, पैसा मिल सके, ताकि अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा कर सकें। और उनको इंपावर किया जा सके कि लो इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल लोन या फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन के थ्रू उनको पैसा मिल सके। तो ये अमेजॉन के साथ, मतलब वो जो रिटेलर होंगे या जो आप कह सकते हो मर्चेंट्स होंगे, वो अमेजॉन के साथ जुड़ेंगे, और वो पैसा कौन प्रोवाइड करेगा? इनक्रेड प्रोवाइड करेगा। याद रखना आपने, इनक्रेड जो है वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म ही है, वो पैसा ही प्रोवाइड करता है, और 50 लाख रुपए तक का लोन जो है वो इसमें दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 270 मेगावाट की विंड एनर्जी सप्लाई करने के लिए? याद कर लें, विंड एनर्जी की यहां पे बात हो रही है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं JSW रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड या रीन्यू एनर्जी लिमिटेड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखना है। ये पावर परचेज एग्रीमेंट है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कितने मेगावाट? 270 मेगावाट। तो ये कब से चला आ रहा है ये प्रोजेक्ट? वैसे ये स्टार्ट हुआ था दोनों का टाई अप सितंबर 2020 में, जिसमें जो हमारी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से जो है वो एक लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया था JSW फ्यूचर एनर्जी को, जो आप कह सकते हो JSW रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को, जिसमें 810 मेगावाट का इनको अवार्ड मिला था जो कि विंड एनर्जी का था। फिर इन्होंने मई 2021 में 540 मेगावाट का एग्रीमेंट साइन कर लिया था दोनों ने आपस में। अब रह गया था कितना? 270 मेगावाट का 270 मेगावाट वो रह गया था, वो इसके अंदर पूरा हो गया। मतलब टोटल आप याद रख सकते हो 810 मेगावाट। 2 बार में ये एग्रीमेंट हुआ है, एक बार 540 का हुआ, एक बार 270 का हुआ है। तो अगर आप दोनों को अगर आप टोटल करोगे तो हमारे पास 810 मेगावाट आ जाएगा। तो JSW के बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो सज्जन जिंदल हैं, सज्जन जिंदल। और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थोड़ा सा देख सकते हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जितेंद्र नाथ। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। क्लाय ममानी, सिक्किल आर भास्करन, सिर्फ चाहे इतना नाम याद कर लें, सिक्किल आर भास्करन, क्योंकि क्लाय
ममानी तो एक अवार्ड है और इनका देहांत हो गया सिक्कीलाल भास्करन का। ये बहुत फेमस क्या थे? ये बहुत फेमस वायलिनिस्ट थे। तो एग्जामिनर आपको यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो वायलिनिस्ट हैं, वायलिन बजाते थे और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और ये जो आप नाम देख रहे हो क्लाई ममानी, जो कि आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये तमिलनाडु का दोस्तों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और कार्नेटिक क्लासिक वायलिनिस्ट है, मतलब वायलिन बजाते थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और क्लाई मनाई के बारे में मैंने बताया था, क्लाई ममानी जो है वो तमिलनाडु का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो स्टेट की तरफ से दिया जाता है। ये आप देख सकते हो तमिलनाडु को आयल ईसाई नाटक मनरम। तो फिर से इसको अगर याद रखना याद रख सकते हो, लेकिन इसका मतलब क्या है? लिटरेचर, म्यूजिक और थिएटर, इसके अंदर जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु आप कह सकते हो, इनका एक डायरेक्टरेट है आर्ट एंड कल्चर का, उनकी तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है जो स्टेट के अंदर इनको अलग अलग तरह की अचीवमेंट्स के लिए मिलता है। और इनको वैसे भी इनके 50 साल के करियर के अंदर बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। और ये ए ग्रेड के आर्टिस्ट थे ऑल इंडिया रेडियो के अंदर, और इन्होंने चेन्नई रेडियो स्टेशन के अंदर 1976 से लेकर 1994 में काम भी किया है। तो आपने दोस्तों याद क्या रखना है? एक तो ये अवार्ड क्लाई ममानी, आपको पता लग गया तमिलनाडु का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, बहुत से तमिलनाडु की पर्सनैलिटीज को मिला है। सिक्कीलाल भास्करन इनका नाम है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, बहुत ही फेमस वायलिनिस्ट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि आप पिक्चर से कवर करोगे, और पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि कौन से दिन की बात कर रहे हैं हम। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की बात कर रहे हैं, जिसका थीम क्या है? हेपेटाइटिस कांट वेट। और दोस्तों ये लीवर की प्रॉब्लम, लीवर कैंसर के बारे में जागरूक करता है, लोगों को अवेयर करता है कि किस तरह से हमने इससे बचना है। कौन से दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई 2021 को मनाया जाता है। थीम जरूर याद रखना है, हेपेटाइटिस कांट वेट। और दोस्तों इसमें ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? जिनेवा के अंदर मिलेगा। कौन से ईयर में बनाया गया था? 1948 में WHO को बनाया गया था। और दोस्तों कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? 194 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और साथ ही साथ इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस जो हैं वो इसके हेड हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमारे पास आ गया, श्वास वेलनेस। श्वास का मतलब हो गया ब्रीथ, सांस लेना। एंड विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड कैशलेस डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन। तो मतलब आप कह सकते हो एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है श्वास वेलनेस। और मतलब आपको बता दूं कि श्वास वेलनेस जो है वो मतलब डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के एक सब्सिडरी है, मतलब उसकी ही कंपनी है। तो एक इंश्योरेंस कंपनी और एक श्वास वेलनेस ने जो है वो टाई अप किया है ताकि वो कैशलेस डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सके। और ये इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? आईसीआईसी लोम्बार्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज और आईसीआईसी लोम्बार्ड ने टाई अप किया है, एक पायलट लॉन्च किया है। ये सिर्फ अभी 2 सिटीज में ही लॉन्च किया है, एक तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया, एक विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया, मतलब साउथ इंडिया में इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके थ्रू आईसीआईसी लोम्बार्ड क्या करेगा? वेलनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, आई विल टेक केयर एप्लीकेशन। तो उसके थ्रू ये लोगों को जो है वो वेलनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और डॉक्टर रेड्डी का जो श्वास प्रोग्राम है उसके थ्रू डॉक्टर कंसल्टेशन आपको दी जाएगी, पैथोलॉजी लेबोरेटरीज का बेनिफिट आपको मिलेगा, डायग्नोस्टिक सर्विसेज मिलेंगी, टेली कंसल्टेशन मिलेंगी, होम सैंपल कलेक्शन आपको मिल जाएगा, मेडिसिन डिलीवरी मिल जाएगी, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड मैनेज, ये सारी सुविधाएं आपको इस इंश्योरेंस के साथ, मतलब डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन के साथ मिल जाएंगी। तो आईसीआईसी लोम्बार्ड का काम भी हो चुका है, यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी का श्वास का भी काम हो चुका है। तो याद रख सकते हैं इस न्यूज को, थोड़ा सा पढ़ लें बस, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर से एक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, 2 ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्काइलो। स्काइलो जो है वो एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करने वाली, मतलब आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। एक है फिश कॉपफेड। फिश कॉपफेड का मतलब है नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। दोनों ने टाई अप किया है कि फिशरमैन की सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब दोनों ने काम किया है कि दोनों ने एक आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वो फिशरमैन की प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ाएंगे। और इस पार्टनरशिप के थ्रू जो स्काइलो है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा फिश कॉपफेड को, और जिससे फिश यील्ड बढ़ेगा और आप कह सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी फिशरमैन की बढ़ेगी और फिश फार्मर्स को बेनिफिट होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। नेक्स्ट, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाया गया। तो आपने याद रखना है 28 जुलाई यहाँ पे।
और ये नेचर की और एनवायरनमेंट की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जागरूक करता है, और किस तरह से हम अर्थ को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं उसके बारे में भी ये जागरूक करता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने किस तरह से एनवायरनमेंट को बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है उसको हम किस तरह से बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल अवार्ड विनिंग मल्टीलिंगुअल एक्ट्रेस जयंती पास्ट अवे। तो जयंती नाम आप याद रखेंगे, कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इनका नाम जो है वो वैसे क्या है, अभिनय, याद रखना है अभिनय शारदे या अभिनय शरादे, किसी भी तरह से याद कर लें। ये कर्नाटका से बिलोंग करती है। मल्टीलिंगुअल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने 500 से ज्यादा मूवीज में काम किया है, जो कि तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी मूवीज में इन्होंने काम किया है। इनको एक नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है कन्नड़ मूवी के लिए, और 7 कर्नाटका के स्टेट अवार्ड भी मिल चुके हैं। 2 बार इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। तो मतलब बहुत ही फेमस थी। और अब इनका नाम याद रखोगे, जयंती, कौन सी स्टेट से, कर्नाटका से। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक वेब बेस्ड पोर्टल लॉन्च किया है, pmcaresforchildren.in। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च तो कर दिया गया है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आप कह सकते हो निर्णय था कि उन्होंने उन बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है कोविड के कारण, जिनके लीगल गार्डियन की डेथ हो चुकी है, या जिन्होंने अडॉप्ट किया था उनकी डेथ हो चुकी है कोविड-19 के कारण। तो उनको 10 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी जब वो 23 साल के हो जाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो उसके लिए आसान करेगा कि ये छांटना कि कौन से बच्चों को वो लाभ जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट, लद्दाख को यह अप्रूवल मिल गया है आरबीआई की तरफ से कि वो 8.23% स्टेक जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे ही वो यूनियन टेरिटरी बना था तो उसके बाद से जो है वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है उसमें स्टेक जम्मू एंड कश्मीर का ही था, लद्दाख का नहीं था। तो लद्दाख को 8.23% जो है वो अप्रूवल मिल चुका है कि आपका भी स्टेक यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट, आईएमएफ ने इंडिया का फाइनेंशियल ईयर का 22 का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया 9.5%। पहले उन्होंने ज्यादा किया था, पहले उन्होंने 12.5% किया था, लेकिन अब उन्होंने कम करके 9.5 कर दिया। जिस तरह से कोविड के केसेस, जिस तरह से कर्फ्यूज, लॉकडाउन चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने सोचा कि इसको कम किया जाए, तो 9.5 कर दिया उन्होंने। और फाइनेंशियल ईयर 23 में भी उन्होंने जो है वो बढ़ा दिया है, उन्होंने 8.5% कर दिया है। पहले उन्होंने 6.9% कहा था, अब 8.5% फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। और यहां पे बात हो रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो 27 जुलाई 2021 की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी पीरियड क्या था, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वो इंस्ट्रूमेंट जिनका टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप कह सकते हो ओवरनाइट कॉल, टर्म मनी, बैंक्स और इंस्टीट्यूशन के बीच में रेपो ट्रांजैक्शंस होंगी, ये सारी की सारी क्या होती है, 1 साल से कम होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। और दोस्तों, रिजर्व बैंक जो है वो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट को अलग अलग जगह पे कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसका रिस्क फैक्टर भी कम होता है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है। तो इसलिए याद रखना है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स 1 साल से कम होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर ए टर्म ऑफ लोन टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए। मतलब एक लोन को एनपीए डिक्लेयर करने के लिए बैंक को कितने दिन का समय चाहिए, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद फिर वो एनपीए जो है वो सब स्टैंडर्ड एनपीए बनता है, फिर वो बनता है उसके बाद डाउटफुल एनपीए, फिर वो बनता है लॉस एनपीए। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन ये भी आपने याद रखना है। आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, वेट करो आंसर की। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है चैनल को, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मोटिवेशन मिलेगा, और साथ ही साथ जो है वो आप हमारे इस चैनल को प्रेस कर दे, बटन लगा होगा यहाँ पे, तो प्रेस करना है उसको, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता रहे। अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। अगर मेरे साथ चलोगे आप इसी वीडियो के थ्रू, इसी पीडीएफ के थ्रू, तो आप आराम से करंट अफेयर्स को कवर कर लोगे। और पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को लिंक से डाउनलोड कर लें। 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करते हैं, ASH10 का। और गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से स्माइल करते रहें, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहेंगे तो हमेशा अच्छा ही होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।